अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं दादा होम्योपैथ्स डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा से। आज की हमारी वीडियो खवातीन के मसाइल पर है। खवातीन के कुछ मसाइल ऐसे हैं जो संगीन हैं और कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनको संगीन बना दिया गया है। आपने सुना जी, सही, आपने दुरुस्त सुना कि आपके खवातीन के मसाइल को वाकई ही संगीन बना दिया गया है। अब यानी अगर किसी औरत के मेंसेस सही नहीं आ रहे या फिर रिपोर्ट के अंदर उसके यूट्रस के अंदर कोई सिस्ट आ गई है या फेब्राइड आ गया है, तो वो औरत बेचारी समझ लेती है कि अब तो ये जो रसौली या फेब्राइड और सिस्ट आ गया है तो ये मेरी सर्जरी होगी, अब तो मेरा यूट्रस ही निकलेगा, अब तो मुझे औलाद नहीं होगी। और जब ऑपरेशन के बाद के जो उसके असरात हैं उनके नतीजे में मुझे कैंसर हो जाएगा और फिर मैं मर जाऊंगी। ये सब कुछ महज गुमान नहीं है, ये एक तलख हकीकत है जिस हकीकत को कई बार मैंने और आप में से हर किसी ने बाकायदा उसको महसूस किया है। ये सब कुछ एक गुमान नहीं है बल्कि ये एक तलख हकीकत बन चुकी है जिसको मैंने और आप में से बहुत से लोगों ने इस तलख हकीकत को कई बार देखा है। क्या वजह है, खवातीन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि ये कोई इतनी बड़ी अलामात भी नहीं होती और कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी भी नहीं होती, लेकिन उन बेचारी खवातीन को उसका नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है। जब यही सवाल कोई मरीज़ मोहतरम डॉक्टर साहब से करता है, जब यही सवाल कोई मरीज़ मोहतरम डॉक्टर साहब से करते हैं तो आगे से जवाब मिलता है कि आपने इलाज वक्त पर नहीं करवाया, लिहाजा इलाज से पहले तो मरीजा की तबीयत बेहतरी की तरफ माइल थी और वो अपने आप को दुरुस्त समझती थी। इलाज करवाने के बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ी है और बदतरीन हालत को पहुंची है। जब यही सवाल मोहतरम डॉक्टर साहब से किया जाता है तो आगे से जवाब मिलता है कि आपने वक्त पर इलाज नहीं करवाया। हालांकि इलाज करवाने से पहले तो वो ठीक थी और बेहतरी के इम्कानात भी थे, इलाज करवाने के बाद ही तो उसकी ये बदतरीन हालत को वो पहुंची है और अब मोहतरम डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई बेहतरी के कोई इम्कानात नहीं। तो फिर इस बदतरीन हालत तक पहुंचने की आखिर असल वजह क्या है? तो वजह यही समझ में आती है कि मरीजा ने सही तरीका इलाज का इंतखाब नहीं किया, यानी उसने एक गैर फितरी तरीका इलाज को अपनाया है, तब तो यही बदतरीन हालत को पहुंची है। जब तरीका इलाज ही गैर फितरी था तो फिर उसके नताज यही होने थे। तो फिर फितरी तरीका इलाज का इंतखाब करें, क्योंकि होम्योपैथिक तरीका इलाज ही एक फितरी, कुदरती और इंसानी तरीका इलाज है। तो अब हम बात करते हैं खवातीन की बीमारियों की। तो अगर किसी खातून को इन बीमारियों में से कोई एक बीमारी भी लाहक है तो वो फौरन अपना इलाज होम्योपैथिक तरीका इलाज के तहत होम्योपैथिक फिजिशियन से शुरू कर सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे खवातीन के अंदर जो हार्मोनल सिस्टम है, लिहाजा जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो उसके नतीजे में खवातीन में कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं हार्मोन्स के कम या ज्यादा होने से। अब खवातीन के अंदर हार्मोन्स की इकसाम और उनके कम या ज्यादा होने से कौन कौन सी बीमारियां मार्ज वजूद में आती है। जी, नंबर 1 पर है ईस्ट्रोजन हार्मोन। खवातीन के अंदर जब ईस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होता है तो छाती में दर्द होता है, इसी तरह मेंसेस जो है उनकी खराबी पैदा होती है, खून के क्लॉट्स बनते हैं जिस्म के अंदर, और इसी तरह मूड के अंदर उतार चढ़ाव औरत के अंदर पैदा हो जाता है। ये ईस्ट्रोजन के ज्यादा पैदा होने की वजह से। ईस्ट्रोजन हार्मोन जब किसी खातून में कम पैदा होता है तो उसका हैज रुक जाता है, बेकैदगी होती है और उसके साथ साथ उसकी जिल्द खुश्क हो जाती है और उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसको मेडिकल टर्म में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, और आखिर में उसको मेनोपॉज की अलामात पैदा हो जाती। जी, नंबर 2 प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जब किसी खातून में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा होता है तो ओवुलेशन रुक जाती है। जब ओवुलेशन रुक जाती है तो ज़ाहिर है उसके जिस्म के अंदर पानी जमा हो जाता है और पानी जमा होने के बाद उसके पूरे जिस्म के अंदर ऐसी एक थकन महसूस होती है जिसको खवातीन बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर। जब किसी खातून में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम पैदा होता है तो
उनके मेंसेस में बेकैदगी हो जाती है और उसके साथ साथ जो है उसका रहम अमूमी तौर पर कमज़ोर हो जाता है और हमल ठहरने में भी मुश्किल होती है। जी नंबर 3, एंड्रोजेंस हार्मोन्स। जब किसी खातून में एंड्रोजेंस हार्मोन ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाएं तो उनके चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं और कील और महासे और इसी तरह जो है PCOS की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। जब किसी खातून में एंड्रोजेंस हार्मोन कम पैदा होता है तो जिनसी ख्वाहिश उसकी कम हो जाती है और अमूमी तौर पर उसका जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और उसके जिस्म के सारे पट्टे ही कमज़ोर हो जाते हैं। चौथे नंबर पर है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब ये किसी खातून में ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाए तो ओवरीज का काम रुक जाता है और उस खातून में बहुत जल्द मेनोपॉज की अलामात पैदा होना शुरू हो जाती है। FSH हार्मोन जब किसी खातून में कम पैदा हो तो फिर क्या होता है, ओवरीज के अंदर ओवम जो हैं, अंडे जो हैं वो मेच्योर नहीं होते, यानी कि मुकम्मल नशोनमा नहीं पाते और जब वो नशोनमा मुकम्मल नहीं पाते तो पीछे उसका ज़ख़ीरा भी कम हो जाता है। तो जब ज़ख़ीरा भी कम होता है तो फिर उस खातून में बांझपन की अलामात जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाती है। 5वें नंबर पर है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जब किसी खातून में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा खारिज हो, ज़्यादा पैदा हो तो फिर उसमें PCOS की अलामात पैदा हो जाती हैं, मेंसेस उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं। जी ये LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है अगर ये ज़्यादा पैदा हो तब भी ये परेशानी वाली बात है कि ओवोलेशन हो ही नहीं पाती, अंडा खारिज होता ही नहीं। तो लेकिन अगर ये कम पैदा हो तो फिर उसके नतीजे में ऐसा होता है कि ओवोलेशन जो है वो वक़्त पर नहीं होती। जैसा कि एक फितरी अमल है कि जब एक औरत अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड को मुकम्मल करती है, वो 3 दिन का है, 5 दिन का है, 7 दिन का है, हर औरत की अलग एक फितरी आदत होती है। उसके बाद उसकी प्रोलिफरेटिव फेज शुरू होती है जिसके अंदर अंडे को ओवरी से यूट्रस तक पहुंचना होता है। अगर इन दिनों में उसको स्पर्म मिल जाए तो प्रेगनेंसी कंफर्म है, लेकिन अगर वो इससे आगे पीछे खारिज होगा, वक़्त पर खारिज ही नहीं होगा, ये LH हार्मोन के कम खारिज होने की वजह से ओवुलेशन वक़्त पर नहीं होगी, वो औरत बेचारी बांझ ही रहेगी। 6ठे नंबर पर जो हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन। लिहाजा जब ये ज्यादा पैदा होगा तो गैर जरूरी बाल आएंगे चेहरे पर, पीरियड जो है वो डिस्टर्ब होंगे और इसी तरह जो है वो दूध का इखराज प्रॉपर नहीं होगा छातियों में से। जी जब प्रोलैक्टिन हार्मोन कम पैदा होगा तो फिर तो दूध बनेगा ही नहीं, तो उसने खारिज कैसे होना है। लिहाजा जो नर्सिंग मदर्स हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे के लिए इंतहाई परेशानी होगी क्योंकि उनका प्रोलैक्टिन हार्मोन बिल्कुल कम पैदा हो रहा। 7वें नंबर पर है इंसुलिन हार्मोन, जो मर्द और ख़वातीन दोनों में पाया जाता है और जब ये ख़वातीन के अंदर ज़्यादा पैदा होता है तो उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, PCOS बीमारी लग जाती है और इसी तरह से उस खातून को शुगर हो जाती है और फिर उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर इंसुलिन कम पैदा हो तो शुगर का लेवल बढ़ जाता है जिसको हाइपर ग्लाइसीमिया कहा जाता है। जी 8वें नंबर पर है थायराइड हार्मोन, T3, T4, TSH। ये मर्दों ख़वातीन दोनों में पाया जाता है लेकिन औरतों में इसकी खराबियां जो हैं वो ज़्यादा ज़ाहिर होती है। थायराइड हार्मोन ख़वातीन में ज़्यादा पैदा होने की वजह से उनका वज़न कम हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ होती है, घबराहट होती है और हैज़ बेकायदा हो जाते। ख़वातीन के अंदर थायराइड हार्मोन कम पैदा होने की वजह से उनका वज़न इंतहाई बढ़ जाता है और थकन महसूस होती है और हैज़ बेकायदा हो जाते हैं और हमल ठहरने में इंतहाई मुश्किल होती है, हत्ता कि वो बेचारी बांझपन का शिकार हो जाती। जी अब हम ख़वातीन के अंदर हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से जो बीमारियां कम या ज़्यादा होने की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं उनको स्टेप बाय स्टेप तफसील के साथ हम बयान करते हैं इंशाअल्लाह। जी हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंसेस
की वजह से जो बीमारियां ख़वातीन के अंदर पैदा होती हैं, उनमें से सबसे पहले नंबर पर है PCOS या PCOS। लिहाजा ये क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवरियान सिंड्रोम। ऐसी अलामत जिसमें ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाती है। लिहाजा जब ओवरी के अंदर सिस्ट बनती है तो हैज बेकायदा हो जाता है, ओवुलेशन नहीं होती, अंडा वक्त पर यूट्रस के अंदर पहुंचता नहीं है, जिसकी वजह से औरत को हमल ठहरने में मुश्किल पेश आती है। तो अब क्या होता है, जब ये तमाम मसाइल औरत लेकर आती है और उसका अल्ट्रासाउंड करके उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आपको PCOS है, PCOS है, तो उसको कह दिया जाता है कि इसका ऑपरेशन होगा। हालांकि ऑपरेशन इसका हल नहीं है, ऑपरेशन आखिरी हल है और ऑपरेशन के बाद उसका कोई हल नहीं है। लेकिन होम्योपैथिक तरीके इलाज में पहला हल भी है, दरमियाना हल भी है और इंशाअल्लाह आखिरी हल भी है। औरत बांझपन का शिकार नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त होम्योपैथिक तरीका इलाज में इतनी शफा रखी है कि वो ज़रूर बेज़रूर अपनी औलाद की नेमत से इंशाअल्लाह माला माल होगी। जी, हार्मोन्स की खराबी की वजह से ख़वातीन के अंदर जो दूसरी बड़ी बीमारी पैदा होती है वो ओवरियान सिस्ट है। लिहाजा लेफ्ट एंड राइट 2 ओवरीज हर खातून के अंदर होती हैं, तो उनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कुदरत ने ये निज़ाम बनाया है कि हर महीने एक ओवरी से एक ओवम मिच्योर होकर खारिज होता है और वो यूट्रस में पहुंचता है। अगले महीने दूसरी ओवरी में से दूसरा ओवम मिच्योर होता है, खारिज होता है और यूट्रस में पहुंचता है और वो यूट्रस में अपने मुकम्मल जो है प्रोटोकॉल के मुताबिक 72 घंटे तक रहता है। अगर इस 72 घंटे के दौरान उसको स्पर्म मिल जाए तो वो खातून प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको हमल ठहर जाता है, दोबारा बच्चे की डिलीवरी तक उसको मेंसेस का सिस्टम नहीं होता। लेकिन अगर वो स्पर्म उन दिनों में उसको स्पर्म ना मिले तो वो अंडा ज़ाय हो जाता है और मेंसेस दोबारा शुरू हो जाते हैं। लिहाजा अगर ओवम पीछे रह जाए तो वो सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाता है। बाज़ औक़ात तो अगले महीने वो आकर जो है वो दोबारा ख़त्म हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो जो है वो सिस्ट बन जाती है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब वो सिस्ट बन जाती है तो उसकी अलामात ख़वातीन के अंदर पैदा होती हैं, जैसे कि निचले हिस्से में दर्द, और यही दर्द पीछे कमर में भी महसूस होता है खातून को और पेट में महसूस होता है और जहाँ वज़न और भारीपन महसूस होता है। तो जब इस कंडीशन से औरत गुजरती है तो वो उसके मेंसेस भी डिस्टर्ब होते हैं। फिर जब उसके ओवरियन सिस्ट बनती है, ओवम पूरे वक्त पर खारिज नहीं होता, तो वो फिर हमल ठहरने में भी मुश्किल पैदा होती है और ये ओवरियन सिस्ट की बेकायदगी जब चलती रहे तो वो औरत बच्चा देने के काबिल नहीं होती और वो बांझपन का शिकार हो जाती है। तो इसका ये हल नहीं है आखिरी पहला दूसरा तीसरा जो भी है कि ओवरी ही निकाल दो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओवरी नहीं निकलवानी, होम्योपैथिक क्लिनिक पर आना है, एक माहिर होम्योपैथिक फिजिशियन के साथ मशवरा करना है, उसको अपनी रिपोर्ट चेक करवानी है। एक एक सिम्टम पर कई एक होम्योपैथिक रेमेडीज हैं और इंशाल्लाह वो ओवरियन सिस्ट भी ठीक होगी, मेंसेस का प्रॉब्लम भी ख़त्म होगा, ओवम जो है मेच्योर होगा, पूरे वक्त पर यूट्रस में पहुंचेगा, इंशाल्लाह उसको स्पर्म मिलेगा। औरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से अपनी औलाद की खुशियां ज़रूर देखेगी इंशाल्लाह। जी, तीसरे नंबर पर जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस से बीमारी पैदा होती है वो है पुअर एग फर्टिलिटी या फिर लो ओवरियन रिजर्व, यानी कि या तो एग मुकम्मल बन नहीं रहे, किसी वजह से कमजोर हैं और वो आकर स्पर्म को कबूल नहीं करते, या फिर ऐसा है कि पीछे ओवरी के अंदर जखीरा खत्म है, नए एग बन नहीं रहे और कोई हर महीने सही तौर पर मिच्योर नहीं हो रहा। तो ये खवातीन के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल तरीन टॉपिक और मरहला है और ये ऐसी बीमारी है कि जिसका और तो किसी तरीके इलाज के अंदर कोई ऐसा इलाज नहीं है। टेस्ट तो है, रिपोर्ट्स तो हैं, अलामात तो हैं, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक के अंदर इस तरीके इलाज के अंदर मुकम्मल शफायाबी वाला इलाज अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। ओवम जो है अंडा है वो कमज़ोर है, पीछे रिजर्व नहीं है, पीछे बन नहीं रहे, मिच्योर नहीं हो रहा, या मिच्योर है, जखीरा है लेकिन आगे फिलोपन ट्यूब बंद है। बात का यही कह दिया जाता है कि ये जो ट्यूबा बंद हुई हैं जी, अब उसका ऑपरेशन होगा, लेकिन ये बिल्कुल बहुत बड़ी संगीन गलती है उस खातून के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में होम्योपैथिक रेमेडीज़ मौजूद हैं जो ट्यूब्स को खोल देती हैं
और ओवम को मोस्ट वेलकम कहने के लिए यूट्रस में ले आती हैं और औरत जो है वो हामला हो जाती है और वो अपने बच्चों की खुशियां पूरी जिंदगी दे। हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से खवातीन में जो एक बीमारी पैदा होती है उसको डिलेड या इर्रेगुलर पीरियड्स या मेंसेस भी कहा जाता है, जो औरत के लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। इसमें यह होता है कि मेंसेस या तो आ ही नहीं रहे, मुकम्मल बंद हो गए हैं, हालांकि उसकी एज जो है वो बच्चा पैदा करने वाली एज है, तो या फिर आ रहे हैं तो इंतहाई तकलीफ के साथ, दर्द के साथ आ रहे हैं और ब्लीडिंग इंतहाई कम हो रही है, जिसकी वजह से यूट्रस इस काबिल हो ही नहीं रहा कि वो अंडे को, ओवम को वेलकम कहे और स्पर्म को वक़्त देकर वो फर्टिलाइज हो। लिहाजा जब यूट्रस इस काबिल नहीं होगा कि उसके अंदर फर्टिलाइजेशन का अमल हो, तो वो औरत बेचारी सिसक सिसक कर बे औलादी की शक्ल में बांझ ही इस दुनिया से चली जाएगी और उसको औलाद की खुशी नसीब नहीं होगी। खवातीन में हार्मोन्स की खराबी की वजह से जो 5वीं बीमारी पैदा होती है उसको हिर्सोटिज्म कहते हैं। लिहाजा ये क्या है, ये एंड्रोजन हार्मोन का इम्बैलेंस होना है। जब वो मिकदार में ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाता है तो चेहरे पर बाल होते हैं, चूंकि इसमें मर्दाना खसूसियात होती हैं, तो वो खातून बेचारी ऐसी लगती है कि उसकी मूछें आ जाती हैं, उसकी ठोड़ी पर बाल आ जाते हैं, उसके चिन्स पर बाल आ जाते हैं और उसकी आवाज़ भी बाज़ का जो है वो भारी हो जाती है। तो लिहाजा इस हार्मोन की वजह से वो एक मर्द लगना शुरू हो जाती है, जो कि औरतों के लिए ये इंतहाई ख़तरनाक तरीन हालत है। लिहाजा ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो इस हार्मोन की बढ़ जाने की वजह से जो ये बाल आते हैं, इनका हल जो है वो थ्रेडिंग नहीं है, वो ब्लेड से मूंदना नहीं है, वो पटवाना नहीं है, वो तेजाब लगाना नहीं है, वो अंदरूनी निज़ाम को दुरुस्त करना है। और उसको दुरुस्त करने के लिए पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका इलाज है, जो फितरी है, कुदरती है, इंसानी है, जो मुकम्मल शफायाबी की अल्लाह के हुक्म से ज़मानत देता है, और वो है होम्योपैथिक तरीका इलाज, जिसकी रेमेडीज़ के ज़रिए, सिम्टम्स के ज़रिए इस खवातीन की बीमारी को अल्लाह के हुक्म से मुकम्मल ख़त्म किया जा सकता। जी, खवातीन के अंदर यूट्रस की बीमारियों में से सबसे बड़ी जो यूट्रस की बीमारी गिनी जाती है वो है यूट्राइन सिस्ट या यूट्राइन फेब्राइड। तो अब हम आपको आगाह करते हैं कि दरअसल ये है क्या। हमें तो चूंकि पता है, लेकिन जब इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को देखा जाता है कि इंतहाई मॉडर्नाइज तिब पूरी दुनिया पर गालिब है, हावी है और दावा है खबरदार किसी के पास ना जाना, हमारे पास मुकम्मल ट्रीटमेंट है, हम ही आपका सब कुछ करेंगे, तो क्या करते हैं, नस्लें ही खत्म कर देते हैं। हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि यूट्राइन जो सिस्ट है, यूट्रस की खवातीन के अंदर जो यूट्रस होता है, उनकी बच्चेदानी होती है, उसकी 3 तहें होती हैं। सबसे अंदरूनी तह जो है उसको एंडोमेटीरियम कहते हैं, सबसे बैरूनी जो है उसको पेरीमेटीरियम कहते हैं, और इनके दरमियान एक मस्कुलर लेयर होती है, उसको मायोमेटीरियम कहते हैं। अब होता क्या है, अंदरूनी तह हर मेंसेस के दौरान औरत की जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होकर बाहर निकल जाती है। हर महीने वो नई बनती है। जब वो बन रही होती है उस दौरान ओवम आता है, इधर से जो है मियाँ बीवी जो है वो अपने इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करते हैं, तो स्पर्म ओवम के साथ अटैच होता है, वो ओवम फर्टिलाइज हो जाता है, औरत जो है वो बच्चा देने के काबिल होती है, उसको हमल हो जाता है। अब जब कोई औरत को सदमा हो मेंसेस के दौरान, या वो ठंडा पानी पी ले, ठंडे पानी से नहा ले, या उसको कोई एमरजेंसी ऐसी कोई खबर पहुंच जाए तो मेंसेस रुक जाए, तो वो अंदरूनी झिल्ली जो है वो उसका कुछ हिस्सा अंदर रह जाता है, जो दर्द पैदा करता है, जो यूट्रल एरिया में बोझ महसूस होता है। खातून लेडी डॉक्टर के पास जाती है, वो उसकी फौरन अल्ट्रासाउंड करके उसको कहती ओहो ये तो सिस्ट बन गया, तो ऑपरेशन ही करना पड़ना। हालांकि उसको बिल्कुल ना डराया धमकाया जाए, उसको उसी तरह रहने दिया जाए, तो अगले मेंसेस के अंदर वो सिस्ट ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर इंतहाई परेशान है तो इंशाअल्लाह अहलन व सहलन मरहबा, हमारे पास तशरीफ़ ले आएँ। होम्योपैथिक में बाकायदा उसका मुकम्मल ट्रीटमेंट मौजूद है कि मेंसेस फ्रीली आएंगे अगले महीने, तो इंशाअल्लाह वो सिस्ट अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी। अब उसके बाद है फेब्राइड। ये चूंकि मायोमेटीरियम में होता है, मस्कुलर लेयर के अंदर होता है, ये ट्यूमर
ये फेब्राइड ये नॉन कैंसरेटिव भी होता है, पहले होता नॉन कैंसरेटिव ही है बल्कि, तो जब ये अल्ट्रासाउंड में आ जाता है तो ओहो ये तो फेब्राइड आ गया है, ट्यूमर आ गया है, रसौली आ गई है, ये तो साइज इसका बहुत बड़ा है, तो बहुत मुश्किल काम है, तो इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। कोशिश हम करेंगे कि ऑपरेशन के दौरान आपका यूट्रस बच जाए, वरना ये है ही ऐसा कि यूट्रस ही निकालना पड़ेगा, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो यूट्रल फाइब्राइड जो है उसका बच्चेदानी के साथ या बच्चा पैदा होना या उसके अंदर स्टे करना या उसका ग्रोथ करना 9 महीने तक, उसका भाई फाइब्राइड के साथ क्या करना, वो अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने कई ऐसे केसेस हैं, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, उनका ट्रीटमेंट किया। कहते जी ये फेब्राइड है जी, ये बहुत ज़्यादा रसौलियाँ हैं जी, ये औरत तो क़यामत तक माँ नहीं बन सकती। अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चों की माँ उकाड़े में मौजूद है, और ये औरत तो पूरी जिंदगी माँ नहीं बन सकती, 3 बच्चों की माँ लाहौर में मौजूद है, और ये औरत तो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वो रावी के इलाके में 3 बच्चों की माँ मौजूद है, जिसके बारे में ये फतवा जात मोहतरम डॉक्टर हजरात साहबान ने दिए थे, लेडी डॉक्टर हजरात ने दिए थे कि ये माँ नहीं बन सकती। तो लिहाजा मैं अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, ये सिस्ट ये फेब्राइड ये प्रेगनेंसी के अंदर बिल्कुल भी रुकावट नहीं है। आए फिर होम्योपैथी को ट्राई कर लें, यूट्रस भी नहीं निकलवाना पड़ेगा। ये तो जी सिस्टें काफ़ी हैं, यूट्रस अंदर से गला पड़ा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इतना उसको परेशान कर दिया ऐसे लफ्ज़ बोलकर कि वो जाते ही खुदकुशी बेचारी कर ले कि मरना तो वैसे भी है, पैसे देकर ज़रूर मरना है, फ्री में मर जाती हूँ। तो ऐ मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बहू, नहीं मरना, अपनी औलाद की खुशियाँ देखकर मरना है, तो उसके लिए होम्योपैथिक तरीका इलाज मौजूद है। इसके असबाब का आज तक कोई पता नहीं चला सका, लेकिन कुछ बयान किए जाते हैं इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के मुताबिक कि मोटापा हो तो सिस्ट फेब्राइड बनते हैं यूट्रस के अंदर, अगर चिकनाई वाली चीज़ें खाई जाएँ, प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल की जाए, गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, बाज़ारी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की जाएँ, या जेनेटिकली अगर माँ के यूट्रस में फेब्राइड सिस्ट थी तो वो बेटी के अंदर आ गई, तो ये चंद एक अलामात हैं। और अलामात क्या है, इस जगह पर जो है वो भारीपन महसूस होता है, दर्द होता है, और जनाब मेंसेस डिस्टर्ब होते हैं, और लिकोरिया ज़्यादा आता है, अंदर इन्फेक्शन सीवियर किस्म की हो जाती है, उस इन्फेक्शन की वजह से मैदा भी डिस्टर्ब हो सकता है, जिगर को भी नुकसान पहुंच सकता है, गुर्दों के अंदर भी इन्फेक्शन जा सकती है, लिहाजा जिस्म दर्द होता है, भारीपन होता है, मोटापा आ जाता है, बुखार शुरू हो जाता है, सर में दर्द हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई और लो रहना शुरू हो जाता है, स्टेबल नहीं रहता। ये सारी उससे रिलेटेड अलामात हैं। लेकिन जब यूट्रस का ट्रीटमेंट पूरा किया जाएगा तो इंशाल्लाह ना सिस्ट रहेगी, ना फेब्राइड रहेगा, खातून रहेगी, इंशाल्लाह वो खुशियों भरी औलाद वाली जिंदगी बसर करेगी, अपने बेटे बेटियों को देखकर अपनी आंखों को और दिल को ठंडा करेगी, ना कि उसके मद्दे मुकाबल सिस्ट निकलवाई, फिर ट्यूमर निकलवाया, फिर फेब्राइड निकलवाया, फिर जनाब आगे जनाब अगला प्रोसेस शुरू हो गया, बायोप्सी करवाई, फिर जनाब हाँ अब तो वैसे कैंसर आया तो नहीं है, लेकिन एहतियातन अगर आप जो रेडिएशन करवा लें और कीमो करवा लें तो आपके लिए बेहतर है। तो जब कीमो रेडिएशन पर जाएगी तो इंशाल्लाह फिर वो बचने के चांस जो हैं वो 1 in 10% नहीं होंगे, और फिर वो बेचारी सिसक के इंतहाई तकलीफ दे मौत मरेगी और औलाद के बगैर मरेगी। आए फिर हम आपको अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। होम्योपैथिक में हज़ार ऐसी अद्वियात हैं कि ऐसी औरतें जो सिस्ट और फेब्राइड की वजह से बांझपन की ज़िंदगी गुजार रही हैं वो हमारी खिदमत हासिल करें, इंशाल्लाह सिस्ट और फेब्राइड भी ख़त्म होगा, इंशाल्लाह तंदुरुस्त सेहतमंद और खूबसूरत इंशाल्लाह औलाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से मिलेगी। जी ख़वातीन के अंदर उनकी रहम या बच्चादानी यूट्रस के मुतल्लिका एक बहुत बड़ी बीमारी, उसको लिकोरिया कहते हैं। लातीनी जुबान का लफ्ज़ है लिको मीन वाइट, रोहिया मीन बह जाना। लिहाजा जब वाइट डिस्चार्ज औरत के अंदर से हो, बाहर वो विजाइना पर महसूस हो तो उसको लिकोरिया कहते हैं। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के मुताबिक तो इसको बीमारी नहीं समझा जाता, ये एक फितरी चीज़ है, हालांकि बिल्कुल भी फितरी चीज़ नहीं है, ये एक बीमारी है। जिन औरतों में ये इन्फेक्शन काज करता है
होम्योपैथिक में वाइट डिस्चार्ज सफ़ेद लकोरिया की अलहदा रेमेडी है, सुर्खी मैल लकोरिया हो तो अलहदा दवाई है, अगर वो पिंक हो, अगर वो येलो हो, अगर वो ग्रीनिश हो, अगर वो पेनफिल हो, अगर वो एस्टिक हो, ये सारी किस्में हैं, होम्योपैथिक में रेमेडीज मौजूद है। तो अगर ये रेमेडीज दी जाएंगी तो इंशाल्लाह लकोरिया अल्लाह के हुक्म से मरीजा शफायाब हो जाएगी। दूसरे नंबर पर लकोरिया ज्यादा हो, जब ज्यादा मिकदार में होता है तो उस वक्त कभी 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 भी औरत जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, क्योंकि लकोरिया की मिकदार वाइट उस फ्लूइड की मिकदार ज्यादा है, तो स्पर्म उसके साथ ही बाहर आ जाएगा, ना वो ओवम को मिल सकेगा ना प्रेगनेंसी हो सकेगी। लिहाजा ज्यादा डिस्चार्ज जो है वाइट डिस्चार्ज ये बांझपन का शिकार बनता है, यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन काज करता है, अंदर रेशा बनता है, बदबू आती है और वो कई और बीमारियां क्रिएट होती हैं, मेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं। लिहाजा लिकोरिया की जो बीमारी है ये इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है, ये उस औरत को नस्लों को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। लिहाजा होम्योपैथिक में इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट मौजूद है। बेशक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल जो है वो कहे कि ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन औरत तो इसको बीमारी समझती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इसको बीमारी समझते हैं और उसके लिए हमारे पास सैकड़ों होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं। लिकोरिया की वजह से मैं ऐसे उकाड़े में एक ख़ानदान को समझता हूँ जिस खातून को लिकोरिया है और उनके सारे बच्चे जो हैं वो हीमोफीलिया ग्रेड 8 के बच्चे हैं, जिसका पूरी दुनिया में इलाज नहीं है। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका भी इलाज किया है और उसकी वजह तमाम लाहौर इस्लामाबाद के डॉक्टरों ने बताई कि ये तेरी बीवी को लकोरिया है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो एब नॉर्मल पैदा हो रहे हैं। तो आप समझते हैं ये बीमारी नहीं है, ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। होम्योपैथिक में इसका मुकम्मल इलाज मौजूद है। आज ही जो ऐसी बच्चियां हैं जो बेचारी सिर्फ लकोरिया की वजह से बांझपन की ज़िंदगी गुजार रही हैं, अभी राब्ता करें, अलामात दें, इंशाअल्लाह होम्योपैथिक में उनके लिए शफा याबी वाला इलाज मौजूद है। इंशाअल्लाह औलाद भी मिलेगी, इंशाअल्लाह शफा भी मिलेगी, इंशाअल्लाह लकोरिया के आफ्टर इफ़ेक्ट, बैड इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट उनसे छुटकारा भी हासिल होगा और खुशियों भरी शफा याबी वाली और औलाद की नेमत से माला माल ज़िंदगी इंशाअल्लाह। तमाम मेरी बेटियों के लिए पैगाम है कि वो होम्योपैथिक तरीका इलाज को अपनाएं, तो इंशाअल्लाह ये सारी नेमतें उनको अल्लाह के हुक्म से मिले। ख़वातीन के अंदर यूट्रस की एक और बीमारी जो आम तौर पर जो है उसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी ख़वातीन को नहीं बताई जाती, लेकिन डॉक्टर हज़रात को पता होता है, वो है एंडोमेट्रियोसिस। चूँकि यूट्रस की अंदरूनी झिल्ली जो होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, तो एंडोमेट्रियम सारी की सारी जो है वो ज़ाय हो जाती है हर मेंसेस के दौरान। लेकिन अगर किसी वजह से उस औरत के साथ मेंसेस के दौरान कोई हादसा हो गया है, उसको कोई बुरी खबर मिल गई है, उसको कोई एमरजेंसी बन गई है, या किसी ठंडे मौसम में चली गई, या कोई ठंडी चीज़ उसने इनहेल कर ली है, ठंडे पानी से नहा लिया है, तो वो उसके मेंसेस स्टॉप हो गए, बंद हो गए, टेन्योर उसका पूरा नहीं हुआ, झिल्ली पूरी निकली नहीं, तो वो जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में देखेंगे तो वो सिस्ट नजर आएगी। तो सिस्ट को थैली उर्फ़े आम में कहते हैं, उसके अंदर वो मेंसेस वाला ब्लड अभी मौजूद रहेगा। अब जब टेन्योर पूरा हुआ, औरत ने गुस्ल कर लिया कि चलो जी मेंसेस पूरे हो गए, लेकिन जब वो उसके बाद हफ्ता अशरा के बाद, अब तो उसको आइंदा महीने ही मेंसेस आने हैं ना, लेकिन जो सिस्ट और खून वाली वो थैली उसके यूट्रस में पड़ी हुई है एबनॉर्मेलिटी की वजह से, वो जब छलांग लगाएगी, जब सीढ़ियाँ चढ़ेगी भाग के, जब घुटनों के बल बैठेगी तो यूट्रस पर दबाव पड़ेगा, तो उस सिस्ट पर भी दबाव पड़ेगा, वो थैली रप्चर होगी और उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। बड़ी परेशान होगी कि जनाब ये फिर दरमियान में मेंसेस शुरू हो गए। तो जब वो अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट के पास जाएगी तो वो उसको यही बताएगा कि ये तो सिस्ट है, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसका तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, फिर बायोप्सी कराएंगे, फिर आपको हम कीमो और रेडिएशन पर ले जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइंसदान तो कहते हैं हमें पता ही नहीं चला कि ये हुआ क्यों है।
तो होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी थ्योरी को जानते हैं, क्योंकि ये तरीका इंसानी फितरी कुदरती तरीका इलाज एक ही है पूरी दुनिया में, वो होम्योपैथिक का तरीका इलाज। लिहाजा जब ऐसी खातून ऐसी अलामात लेके आती है तो उसको तमाम नुकसानात से बचाने के लिए, यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन ना हो, उसका लिकोरिया तेजाबी ना हो, उसके इस सिस्ट की वजह से बार बार ब्लीडिंग ना हो, ब्लीडिंग की वजह से उसका HB कम ना हो, उसके जिस्म में दर्दें ना हो, उसका BP कम ना हो, उसकी मैदे की प्रॉब्लम ना बने, ये सारे नुकसानात हैं। उनसे बचाने के लिए हम उसको अकॉर्डिंग टू सिम्टम मेडिसिन देंगे, होम्योपैथिक रेमेडी देंगे, वो सिस्ट खत्म हो जाएगी। मेंसेस के दौरान एक मेंसेस का आना उस वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी नहीं होगा। जब प्रॉपर मेंसेस चलेंगे तो उसकी यूट्रस की ये तमाम बीमारियां, एंडोमेट्रियोसिस भी ख़त्म हो जाएगा, उसका बांझपन भी ख़त्म हो जाएगा, उसके मेंसेस भी बाकायदा हो जाएंगे और वो तंदुरुस्ती वाली, सेहतमंदी वाली, खुशियों भरी, साले औलाद वाली, इंशाल्लाह सुकून और इत्मीनान वाली ज़िंदगी बसर करेगी। और उसका सबब क्या है? होम्योपैथिक तरीका इलाज जो फितरी है, कुदरती है, इंसानी है, और अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू प्रॉपर चैनल मुकम्मल शफा याबी वाला तरीका इलाज है, जो सिम्टम पर अपने महवर को घुमाए है और वाइटल फोर्स को अप्रोच करता है, जो पूरे जिस्म के निज़ाम को कंट्रोल करती है अल्हम्दुलिल्लाह। खवातीन के अंदर पांचवी जो बड़ी बीमारी है वो बहुत ही ज्यादा परेशान कौन है, उसको कहते हैं गैलेक्टोरिया। तो लिहाजा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो दूध के, खवातीन के अंदर दूध के निज़ाम को कंट्रोल करता है। तो जब हमल के बगैर, हमल के साथ दूध के अंदर, छातियों के अंदर दूध की कमी बेशी होती है तो उसको गैलेक्टोरिया कहते हैं। वजूहात इसकी क्या है? अब पूरे जिस्मानी निज़ाम के अंदर ये नर्वस सिस्टम है, दिमाग के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है जो तमाम गद्दी निज़ाम को कंट्रोल करता है, वो ही आगे पैगाम थायराइड ग्लैंड को पहुंचाता है। थायराइड ग्लैंड के ताबे है प्रोलैक्टिन ग्लैंड। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन ये छातियों के अंदर, खवातीन की छातियों के अंदर जो दूध पैदा होता है उसको कंट्रोल करता है। यही वजह है कि जब एक औरत जो है वो हामला होती है, फिर वो बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देने के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत ज़्यादा मिकदार में बनता है और फिर वो बच्चे को डिलीवर भी करवाता है, और उसी के नतीजे के मुताबिक जो है वो तकरीबन 48 से 72 घंटे के अंदर औरत की छातियों में बच्चे के लिए दूध पैदा हो जाता है। फिर वो 1.5-2 साल तक जो है वो अपने बच्चे को फीड करवाती रहती है। ये तो इसकी है असल हालत और ये उसकी नॉर्मल हालत है, नॉर्मल। लेकिन अगर ये इसकी एबनॉर्मेलिटी पैदा हो जाए कि औरत अभी बच्ची की शादी नहीं की है तो उसकी छातियों से दूध आना शुरू हो जाए, या अभी शादी के बाद हमल हुआ नहीं है लेकिन उसकी छातियों से दूध आना शुरू हो जाए, तो फिर ये एक बीमारी है। उसके अंदर ये भी एक वजह है कि औरत जो है वो अपनी छातियों को बार बार दबाती रहती है, तो उसके अंदर तहरीक पैदा होती है, जो उसके अंदर जो गदूद हैं दूध पैदा करने वाले, वो मोटिवेट होते हैं और वो दूध को, या हल्का कलर किस्म का वो पानी जो है वो निप्पल से खारिज होना शुरू हो जाता है, या फिर दूध ही खारिज होना शुरू हो जाता है, तो इसको एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। अब जो है उसमें छातियां दर्द करेंगी, निप्पल दर्द करेंगे, उसमें सर में दर्द होगा, ब्लड प्रेशर का मामला बन जाएगा, औरत जो है वो हर वक्त बेचैन सी रहेगी। तो लेकिन इस सारे मामलात का कुछ ऐसा भी मसला बन जाता है, और ये तो आम तौर पर देखने से आया है, क्योंकि औरत ने नॉर्मल बच्चा पैदा किया नहीं, मोहतरम डॉक्टर हजरात ने, सर्जन साहब ने उसका ऑपरेशन किया है कि ये बच्चा तो वैसे बाहर नहीं आएगा, हालांकि फितरत का ये असूल नहीं है। फितरत का असूल तो अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में बयान फरमाया वो यही है कि हर बच्चा जो है वो कुदरती रास्ते से अल्लाह के हुक्म से पैदा होता है, लेकिन जब ऑपरेशन किया जाता है तो फिर चूंकि ऑक्सीटोसिन पैदा नहीं होता तो छातियों में दूध नहीं आता। फिर कहते हैं फलां डब्बे का लो वो अच्छा होता है, फलां डब्बे का लो वो अच्छा होता है, फलां का, फिर डब्बे बिकने शुरू हो जाते हैं और औरत की सेहत खराब होना शुरू हो जाती है। डब्बे के दूध पर पला हुआ बच्चा कुंद ज़हन होता है और वो ऐसी बच्चों वाली एक्टिविटीज उसके अंदर नहीं होती। लिहाजा अगर खातून ने बच्चा पैदा किया है तो उसकी छातियों में दूध उतरा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में उसका भी पूरा प्रोटोकॉल मौजूद है। हमारे पास ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो हम जच्चा को देते हैं तो उसकी छातियां दूध से भर आती हैं। और अगर ऐसा है, ये भी एक बहुत जहालत की बात है
कहते जी दुध का लेबार्टरी टेस्ट करवाओ जी। गाँव में क्या होता है, कहते दुध चो के कीड़ा छड्डे ने, जे मर गया तो फिर खराब दुध है, जे जींदा रहे विचों लंघ गया तो फिर सही दुध है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला को पता नहीं है कि मैंने इस खातून को मां बनाया है तो उसकी छातियों में दूध खराब रख दूंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अगर आपने ये डिक्लेयर कर ही लिया है, लिबार्टी ने रिपोर्ट दे ही दी है, ये दूध छातियों के अंदर जो है ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप होम्योपैथिक क्लिनिक को विज़िट करें। अल्लाह के हुक्म से छातियों के अंदर दूध की खराबी को दुरुस्त करना, दूध को प्रॉपर तौर पर चलाना, और बच्चे को हम ऐसी दवाई देंगे कि जो बच्चा दूध को मुंह नहीं लगाता या पीने से इनकार करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक के अंदर ऐसी रेमेडीज मौजूद हैं जो बच्चे को दी जाएंगी, तो इंशाल्लाह वो गट गट करके दूध को पिएगा भी, हजम भी करेगा और एक्टिविटीज़ भी अच्छी करेगा, उसकी ग्रोथ भी सही होगी, और औरत भी ऐसी तमाम बीमारियों से अल्हम्दुलिल्लाह बच जाएगी कि उसका एक बच्चा दूध के बगैर पला तो फिर सारे ऑपरेशन के साथ सारे दूध के बगैर। अब उन्होंने माँ का दूध तो पिया नहीं, ताकत कहाँ से आएगी। जो लोगों में मशहूर है कि जिन्हें माँ का पूरा दूध पीता 40 साल तो उनकी ताकत रही है, तो लिहाजा वो 40 साल तक तो बेचारा बेजारो मददगार और कमज़ोरी की ज़िंदगी बसर करेगा। जब कमज़ोर होगा उसको कई एक बीमारियाँ लग जाएंगी। लिहाजा बीमारियों से बचने के लिए, कमज़ोरी से बचने के लिए, जच्चा और बच्चा दोनों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक द बेस्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट, द नेचुरल एंड क्योरेबल, इंतहाई कुदरती, इंसानी और फितरती है। लिहाजा आज ही हैं ऐसी ख़वातीन जिनका ज़च्चगी के बाद दूध उतर नहीं रहा या बच्चा दूध पी नहीं रहा, वो हमारी खिदमात हासिल करें। इंशाअल्लाह एक बच्चे की दफ़ा इलाज करवाना पड़ेगा, उसके बाद अल्लाह ने आपकी किस्मत में 12 बच्चे रखे हैं, हर एक के लिए दूध उतरेगा भी, पिएगा भी, परवान भी चढ़ेगा, और औरत की भी सेहत वाली ज़िंदगी होगी इंशाअल्लाह, शफा याबी वाली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।